क्या था, इंडियन गवर्नमेंट में दो प्रकार का गवर्नमेंट था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट था और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा क्या था, स्टेट। फिर से बोलो, इंडियन गवर्नमेंट में कितने प्रकार का गवर्नमेंट चलता है, दो प्रकार के। कौन कौन, सेंट्रल और स्टेट। कौन कौन, सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल स्टेट। सेंट्रल में तीन पार्ट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सेंट्रल में तीन पार्ट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, उसी प्रकार से जब चलते हैं तो लेजिस्लेचर में एक भाग यहाँ पर आएगा जिसको बोलेंगे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। क्या आएगा, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। और इसमें देखे थे कि पार्लियामेंट में दो भाग, लोकसभा और यहाँ पर राज्यसभा, और साथ ही मिलाएंगे प्रेसिडेंट, तब जा कर के लेजिस्लेचर पूरा बन जाएगा। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में आए थे तो एक था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर था प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आया था जुडिशरी में आया था सुप्रीम कोर्ट, यानी सेंट्रल में मात्र एक ही कोर्ट होता था और वो कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। अब जब आते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसमें भी लेजिस्लेचर के जैसा लेजिस्लेचर ही होगा एक, एग्जीक्यूटिव के बदले एग्जीक्यूटिव भी होगा और जुडिशरी के बदले जुडिशरी, यानी सेम टू सेम होगा। लेकिन अंतर क्या है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट था और यहाँ पर जाकर के गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट के जगह पे गवर्नर हो जाता है स्टेट में, और वहाँ पार्लियामेंट के जगह पे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाता है। क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसमें, स्टेट में। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी आपको यहाँ पर में क्या होगा, यहाँ पर जैसे देखोगे लोकसभा और राज्यसभा प्रेसिडेंट था, तो यहाँ पर होगा विधान परिषद, एक विधानसभा और एक क्या होता है, गवर्नर। क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद और क्या होता है, गवर्नर। चलो राज्य में बताओ कौन कौन होता है, विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर। तो एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, इंग्लिश में बोलेंगे विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे विधानसभा को। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, उसको विधान परिषद भी बोल सकते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हम लोग बोल सकते हैं। अब जब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में भी तीन पार्ट होता था, एक होता था गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और एक क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बता चुके थे कि बहुत सारे मिनिस्टरों की ग्रुप होती है, उसे क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब लास्ट में आता है जुडिशरी में यहाँ पर सरकार, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट होगा। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमको क्लियर है। अब हम लोग को मेन पढ़ना है इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। बताए थे कि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी इंडिया में है। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है ए गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ एंड टेकिंग केयर ऑफ द अफेयर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कहता है गवर्नमेंट क्या है, एक ग्रुप है, किसका, पीपल्स का, यानी लोगों का, जो कि जो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट में काम करेंगे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, वही सब लोग को देखभाल करेगा, वही सभी लोग के लिए रूल मेकिंग करेगा, मतलब नियम बनाएगा कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अभी देखा जाएगा तो अभी जैसे कुछ दिन पहले देखा जाता है कि किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक रूल लाई MSP का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। तो उसी ढंग से जो भी रूल बनाना है एक रिस्पॉन्सिबल लेना है। कौन लेगा, वो जो आदमी, वही लोग लेंगे जो लोग वहाँ पर कहाँ पर हैं, केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, और वही सभी लोग को मतलब ध्यान भी रखेगा। ठीक है, कि हमारे मतलब किसी को कोई परेशानी तो नहीं, जैसे बोला जाता है कि सारे लोग गरीब लोगों को क्या देता है, घर देना है, छत देना है। तो ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 2024 तक सभी लोग के ऊपर में छत हो जाएगा। ठीक है, ये सरकार को मतलब ऑर्डर एक तरह से बोलो या तो रिक्वेस्ट किया गया है। तो ये जो हो रहा है, तो ये
लोगों के भलाई के लिए काम करता है, कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो वो लोग लेंगे जो लोग सरकार में काम कर रहे हैं, जो लोग सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड में बहुत तरह के गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे बताए थे कि दो प्रकार के गवर्नमेंट देखो, एक होता है डिक्टेटरशिप और एक होता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में हमारे इंडिया जाता है, डिक्टेटरशिप में बताए थे नॉर्थ कोरिया आ जाता है। अभी के रूप में देखा जाए तो चाइना भी उसी के अग्रसर में बढ़ते जा रहा है और पाकिस्तान भी उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, बट वहाँ के पॉलिटिशियन बढ़ने उसको नहीं दे रहे। नहीं तो इमरान खान चाहे तो वो अपने पर ले लेगा कि हम भी वैसा ही रह जाए। जैसे रसिया में अभी देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो बहुत दिन तक, अभी 2035 तक करीब वही रहेंगे राष्ट्रपति वहाँ का। तो वो भी बोल सकते हैं कि डिक्टेटरशिप ही है, लेकिन उतना वो नहीं है कि कड़ा रखता है चाइना के जैसा, लेकिन फिर भी है, ठीक है। लेट अस रीड अबाउट सम स्पेशल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेसी दैट हैव मेड इट द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन कहते हैं कि कुछ हम स्पेशल फीचर्स देखेंगे डेमोक्रेसी का, जिससे कि ऐसा लगेगा कि पूरे डेमोक्रेसी रहने के बावजूद भी यानी पूरे वर्ल्ड को अच्छा से यानी मतलब सारा चीज़ को क्लियर कर सकता है। जैसे अभी बताइए, जैसे अभी यूएन होता है यूनाइटेड नेशन, इसकी गठन हुई थी 1945 में। इसने यहाँ पर जब देखेंगे तो सारे देश यहाँ पर क्या करते हैं, अपने अपने भाषण दे करके जल्दी में ही ख़त्म हुई थी 24 सितंबर 2021 के यहाँ तक ख़त्म हो गया था और उसके बाद सारे देश में लौट आए। तो इसमें जब देखा जाएगा तो एक वर्ड चाइना बोलता है कि नहीं, एक पार्टी रखो और सारे देश को गवर्न करो, लेकिन यहाँ पर इंडिया कहता है नहीं, ऐसे रखने से ज़्यादा विकास नहीं होगा। विकास कब होगा? जब देश को डेमोक्रेसी रखोगे, यानी सभी को बात रखने का पक्ष देंगे, तब जा कर के आप देश आगे बढ़ेगा। तो उसी का एक उदाहरण भारत लेते हुए आगे बढ़ना चाहता है। अब उसी का कुछ फीचर्स होगा, हम उस फीचर्स को आगे हम लोग देखना शुरू करते हैं कि आखिर फीचर्स क्या क्या हैं, डेमोक्रेसी में फ़ायदा क्या है और डेमोक्रेसी से हानि क्या है। हम उस चीज़ को भी यहाँ पर लास्ट में जिक्र करेंगे कि आखिर से घाटा क्या है डेमोक्रेसी होने से और क्या फ़ायदा है डेमोक्रेसी से, उसका भी, दोनों चीज़ को। तो देखिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसको डेमोक्रेसी का फीचर्स क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। पहले होता है राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर। यहाँ पर पहले होता है कि लोगों का अधिकार होता है कि अपने नेता को चुने, ठीक है, अपने नेता को चुने कि वो नेता कैसा होना चाहिए, ठीक है, खराब या आज के डेट में देखोगे तो नेता कैसा मिलता है, आप पढ़े लिखे मिलने लगे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे बहुत पहले बहुत ज़्यादा लोग थे। जैसे अगर हम बात बोलें तो APJ अब्दुल कलाम, ये लीडर्स थे, लेकिन आज के डेट में जो लीडर है वो मार काट के देखोगे तो आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी चुनाव होने वाला है पंचायत का, मुखिया का, अब उसमें क्या होगा, प्रधान में ये जो रहेगा दबंग वो क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा और लोगों को दूसरे लोग खड़ा होगा उसको दबा देगा कि नहीं तुम बैठ जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे। ऐसे ही लोग लीडर आगे जा कर के भी बनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उसको वोट ना दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जो आपको फ़ायदा दे, मतलब जो देश के लिए या राज्य के लिए या गांव के लिए या पंचायत के लिए ठीक ठाक लगे, उसी को वोट देनी चाहिए, पैसे पे नहीं बिकनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या अधिकार होता है कि लोगों को अधिकार होता है कि अपना लीडर खुद चुन सकता है, ठीक है, अच्छा लीडर चुन सकता है। डेमोक्रेसी एक सिस्टम है गवर्नमेंट का इन विच पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग इन इलेक्शन। कहते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें लोग क्या करते हैं, एक अपने पावर से इलेक्ट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मान लिया जाए कि हम इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ से अभी विधानसभा में देखें तो वहाँ पर है कौन, जीताराम मांझी, ठीक है। अगर बात समझो कि कोई राज्य में कुछ काम चल रहा है और हमें पंचायत में कुछ काम करवानी है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मान लें कि रोड की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब रोड की जब ज़रूरत है तो अब किसको जाके बोलेगा कि नीतीश कुमार हमको रोड दे दो, नहीं, किसको बोलेगा, तो वो क्षेत्र के जो जीताराम मांझी हैं उन्हें बोला, जो उनके पास लेटर जाएगा कि हाँ इधर में रोड की ज़रूरत है, तो वो जा कर के विधानसभा में जा कर के वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे कि नहीं यहाँ का एक फंड चाहिए। तो ये जो बोल रहे हैं कि जो जीताराम मांझी को बोल देंगे, हम आखिर उनको क्यों बोलेंगे,
तो हमारा कुछ ना कुछ होगा, और वो हम लोग का है क्या, तो हम बोलेंगे कि इमामगंज जो विधानसभा क्षेत्र है उसका वो आदमी रिप्रेजेंटेटिव है, यानी वो अकेला एक आदमी उस विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो जो बोलेगा इसका मतलब है कि उस क्षेत्र के सारे व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि एक अकेला आदमी करेगा, लेकिन वो किसके तहत करेगा, तो उस क्षेत्र के सारे आदमी के बदले एक आदमी काम करेंगे, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव को हमने भेजा, इलेक्ट करके, इलेक्शन में वोट दे करके उसको भेजते हैं। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर एंड एबव द राइट टू वोट। अब कहते हैं ऑल इंडिया में बहुत सारे सिटीजन्स होते हैं, सिटीजन तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, टोटल लोग जो जन्म लेता है वो भी सिटीजन के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन उस सारे लोग को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोट देने का अधिकार उन्हीं लोग के है जो लोग 18 साल का हो जाते हैं या 18 साल से ज़्यादा है। अभी बोलें कि आप लोग क्या वोट दोगे, नहीं दोगे, क्योंकि ये क्लास 5 का है। क्लास 5 के बच्चे कितने साल के हो सकते हैं, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक। अब यहाँ तक के जब जाएगा तो यहाँ पर ये वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो एज है वो बिलो 18 है, अंडर 18 है। वहाँ कब वोट दे सकता है, जब वो 18 से क्या उसका एज ज़्यादा होगा, उसके पहले नहीं दे सकता है। इट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और इसी को बोलते हैं, जो रूल जो बताया गया है कि 18 साल या उससे अबव, इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। क्या बोलता है इसको, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो बोलेंगे कि जो भी सिटीजन, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स ओल्ड एंड above 18 years known as universal adult suffrage। अब बात आती है राइट ऑफ पीपल्स टू एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब दूसरी बात डेमोक्रेसी का फीचर्स, पहला फीचर्स तो ये हो गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक नेता को खड़ा करके उसको चुनाव में वोट दे करके उसको जिता करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके हम उसे भेज देंगे। दूसरी बात, दूसरा ये फीचर्स है कि हम लोग, जैसे सरकार एक, जैसे मान लें कि MSP का जो रूल बनाया किसानों के लिए, अब ये किसान में कुछ लोगों का लग रहा है ख़राब है, कुछ लोगों का अच्छा है, तो आप अपना एक्सप्रेशन आप सरकार के पास भेज सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें ये सुधार होनी चाहिए थी। तो इस तरह का जो आप भेजोगे, ते भी आप भेजने के लिए इच्छुक हो तो भेज सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएगी, ठीक है, उस पॉलिसीज़ में हम अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं कि आखिर वो क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हमारा 2 फीचर्स अभी देख रहे थे। क्या था, एक कि एक तो आपको इलेक्ट करने की थी, इलेक्शन में हम इलेक्ट करके अपने लीडर को भेजते हैं। दूसरी बात है कि हम पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाएगी, अब उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हम क्या करेंगे, अपना व्यू देंगे कि ये होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसी में देखिए कि विदाउट फियर, बिना डरे हुए हम अपने एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं। दैट इज़ दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी ये कहा गया है कि जो अब हम जो बिना डरे हम कोई चीज़ अपने से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी के बारे में। ठीक है, तो ये जो हमारा था ना, ये राइट है हमारा, ये एक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। जब देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, अगर आगे जा कर के क्लास 9th में आर्टिकल नंबर 19, उसमें कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी है। हाँ, ये ना कि रोज़ जाके गाली दे दो, वो वाला बोलने की आज़ादी नहीं होती है। बात समझ में आ रहा ना, कि इसे बोले यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब हाँ बोलने की आज़ादी है, ताकि एक रोई ने जा कर के बोल दो कि तू देशद्रोही है, अब वो जा कर के मतलब केस कर देगा, तो फिर तुम फंस जाओगे। तो ये कहता है ये आर्टिकल बोलने की आज़ादी है, लेकिन वो शब्द बोलने की आज़ादी है जो किसी दूसरे को हानि ना पहुँचाए, जो दूसरे को ख़राब ना लगे, वैसे भाषा यूज कर सकते हैं, अपना व्यक्तित्व का दे सकते हो। ठीक है,
क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी फॉर अ गवर्नमेंट टू वर्क बेटर फॉर द पीपल ऑफ कंट्री। कहता है क्रिटिसाइज भी कर सकते हो गवर्नमेंट को, जैसे कि बोलते हैं कि हाँ ये मोदी ख़राब कर रहा, वो ख़राब कर रहा। क्यों बोलता है विपक्ष, क्यों बोलता है? अगर ऐसा नहीं होता, आज़ादी नहीं होती तो विपक्ष को पकड़ के जेल में नहीं डाल देता, लेकिन वो जेल में नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? क्योंकि वो सरकार जानती है कि विपक्ष के बोलने का विपक्ष नहीं, कोई भी जनता का ही बोलने का अधिकार है। क्रिटिसिज्म कर सकता है, मतलब उसको अनादर कर सकता है कि हाँ ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये रूल बना रहे हो, गलत बना रहे हो। जैसे नोटबंदी जब हुई थी 8 नवंबर 2016 को, तो उसमें लोग कहा गया था, सरकार बोली थी कि नहीं सारे काले धन वापस आ जाएंगे, काले धन पर रोक लगेगी। लेकिन क्या पता चला कि ये बेचते चला गया, क्योंकि जो भी काला धन था उस सब वाइट में और बन गया। यानी क्या किया गया, तो आपने सुना भी होगा कि कोई गरीब का अकाउंट में उतना पैसा चला गया, बाहर बड़ा पैसा फेंकल मिला। अब वो जो फेंकल मिला वो क्या किया होगा, कोई गरीब जनता ले लिया होगा, और लेने के बाद वो बैंक में जाकर अपना कन्वर्ट करवा लिया। तो क्या कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। तो ये इसका हम बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म हो गया। जैसे भी क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, तो अभी हो रहा है जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को नहीं लाया जा रहा। जब नहीं लाया गया तो इसके बारे में क्रिटिसिज्म हो रही है कि क्यों नहीं लाया जा रहा, उसको लाना चाहिए था, ताकि पेट्रोल का जो दाम पड़ रहा है 106 रुपया, वो जा करके 70 से 75 के बीच में आ जाता। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, और क्रिटिसिज्म करने से ही बेटर होती है कि गवर्नमेंट फिर सोचेगी और अच्छा से काम करेगी। नहीं क्रिटिसिज्म करोगे तो क्या करेगा, जब बोले अरे वाह क्या मोदी साहब काम कर रहे, अब जो ऐसे बोलोगे तो क्या मिलेगा कि फिर जा कर के और मन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये अभी 106 मिल रहा है, हो सकता है 150 मिलने लगे। जैसे अभी इंग्लैंड का पता चलेगा कि पेट्रोल वहाँ पर अगर इंडियन रुपी में चले तो वहाँ 150 के करीब चला गया है, 150 रुपये प्रति लीटर चला गया है दाम। तो ऐसा ही भारत में भी हो सकता है अगर हम क्रिटिसिज्म ना करें। तो अगर हम बार बार सरकार की पॉलिसी पे, अगर जो ख़राब पॉलिसी है उस पर आवाज़ ना उठाएं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कहा जा सकता है कि अच्छे से अगर काम करवानी है तो सरकार को प्रति हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उनके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं ये आप जो पॉलिसी ला रही हैं ये पॉलिसी गलत है। अब है इक्वलिटी ऑफ जस्टिस, मतलब सभी को न्याय मिलना चाहिए इक्वल। ठीक है, ये किस में होता है? डेमोक्रेसी में होता है। क्या कभी होता है डिक्टेटरशिप में? नहीं। कैसे? अब बताओ कि मान लो कि कोई राजा है ए, अब राजा है ए, अब एक घर वाला है एक, और एक है घर के मतलब बाहर वाला। अब बताओ ये आदमी गलती किया, एक आदमी गलती किया, तो क्या करेगा? एक हो सकता है सज़ा नहीं दिवाए घर वाले को, लेकिन बाहर वाला कोई सज़ा दिवा देगा। लेकिन डेमोक्रेसी जब होती है तो अगर घर वाले गलती करे या बाहर वाले गलती करे, दोनों को एक सज़ा होगा तो एक सज़ा होगा। कोई मर्डर करेगा तो फांसी की सज़ा होगी तो होगी। ये है इक्वलिटी ऑफ जस्टिस, मतलब समान न्याय दिलाने की बात कहती है। डेमोक्रेसी इज़ द कमिटेड टू इक्वलिटी एंड जस्टिस, कहता है कि समान सबको देखो और सभी को न्याय भी समान मिलने चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर कंसिडर्ड इक्वल, कहता है इसमें डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि जितने भी पीपल होते हैं उस सब को इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, कि मतलब सब एक ही जैसे होते हैं। इन एडिशन ऑल लॉ इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी फेयर टू द पीपल ऑफ द कंट्री, कहता है कि इसी में हमको रूल ये भी डेमोक्रेसी में दिखाता है कि सब लोग आपस में जो है ना हम फेयर है, मतलब बोलते हैं ट्रांसपेरेंट है। ये डेमोक्रेसी में होती है। अगर डिक्टेटरशिप होती है तो जो चीज़ छिपाना चाहता है छिपा सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में छिपा नहीं सकता। जैसे राफेल वाला की बात आते हैं तो राफेल में छिपा नहीं सकता है, क्योंकि उसमें आरटीआई करके क्या हुआ कि उससे सरकार से पूछा गया कि हाँ ये चीज़ कितना में क्या ला रहे हैं, आखिर 100 गो से ज़्यादा लाना था, 36 गो पर क्यों डन किए, इस सब की बात चल रही थी। तो ये आरटीआई करके पूछ सकता था। यानी यही है कि पूरा ट्रांसपेरेंट सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा, किसमें? डेमोक्रेसी में। अब क्वेश्चन आती है डेमोक्रेसी का बताया कौन था डेमोक्रेसी के बारे में? तो एक थे अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के थे, यूएसए के एक थे महान आदमी जिन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया, अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन आएगा कि डेमोक्रेसी का जन्मदाता कौन है, तो यहाँ पर बोलेंगे अब्राहम लिंकन थे। कौन? डेमोक्रेसी का जन्मदाता। कहता है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी।
ठीक है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी। लेकिन अगर आज के डेट में कहें सबसे बड़ी, तो भारत आ जाती है। अब्राहम लिंकन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैमे राष्ट्रपति थे? तो 16वें थे, 16th राष्ट्रपति थे। इन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था कि एक गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, लोगों का ये सरकार है, लोगों के द्वारा ही है और लोगों के लिए ही है। यहाँ पर बात समझिएगा, क्या इन्होंने कहा, अब्राहम लिंकन कहने का मतलब था कि डेमोक्रेसी में कि जो सरकार है लोगों का है। सरकार किसका है? लोगों का है। किसके द्वारा है सरकार? तो लोगों के द्वारा ही है सरकार। और किसके लिए है? तो लोगों के लिए ही है। ठीक है, यानी सरकार जो है सो जनता का है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही चुना गया था। तो ये सरकार की यहाँ पर डिफिनेशन मिल जाती है। ये डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है। ठीक है, चलिए।